हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज डेट है 2 सितंबर 2020 और आज देख लेते हैं अपन कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। तो एडिटोरियल पेज पे आप देख रहे हो अ फुल लाइफ, ये प्रणब मुखर्जी जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उनकी जो डेथ हुई अभी रिसेंटली, तो उनकी पूरी लाइफ के बारे में एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किस तरीके से उनका क्या पर्सनैलिटी कल्ट था वो चीज़। इधर भी प्रणब मुखर्जी के बारे में ही है। तो ये दोनों आर्टिकल्स वैसे तो अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा अगर पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट होता है आप पढ़ सकते हो इन दोनों आर्टिकल्स को। साथ में ये वाला आर्टिकल है, ये लीडरशिप को लेकर के है कि अभी जो एक लीडरशिप को लेकर के जो इश्यूज चल रहे हैं कि इंडिया में आज इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रहे हैं, बॉर्डर पे भी इशू चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी नहीं हो रहा है, फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर नहीं हो रही है। तो हर फेज पे कहीं ना कहीं इंडिया चैलेंज करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो चैलेंजेस पहले से थे जैसे गरीबी जैसे चैलेंजेस, वो अभी और ग्रेव हो चुके हैं कोविड-19 के आने के बावजूद। फिर भी जो लीडर्स हैं, जो लीडर हैं, स्पेसिफिकली यहाँ पर हाईलाइट किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनमें जो एक ट्रस्ट है, एक जो बिलीफ है, उसमें डेफिसिट नहीं आ रहा, कमी नहीं आ रही। उसकी वजह यहाँ पर क्लियर की जा रही है। तो पर्सनालिटी के जो इंपॉर्टेंट एक हो सकता है ना कि क्या एक लीडरशिप में जो एक क्वालिटी होनी चाहिए, एक लीडर में क्वालिटी होनी चाहिए, वो पॉइंट्स मैंने 2-4 पिक किए हैं, वो अपन लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। बाकी तो ज़्यादा कोई इतना साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें बताई हुई है कि किस तरीके से एक नरेशन बनता है, क्या क्या चीज़ें होती है, तो वो अपने लिए मुझे लगा नहीं इतना काम का। ये इधर देखेंगे अपन इम्पास इन लद्दाख। लद्दाख में जो अभी स्टैंड ऑफ है वो कंटिन्यू हो रहा है और अभी एस्केलेशन और बढ़ चुका है। तो उसको लेकर के अभी ये आर्टिकल है, देखेंगे क्या डेवलपमेंट्स अभी तक हो चुके हैं। चीन और इंडिया का जो पूरा इशू है उसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख भी सकते हो वहाँ पे। साथ में इधर ये वाला आर्टिकल है टू पेंडेमिक्स। देखो, एक तो हंगर जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था और दूसरा कोविड-19। ये अभी क्या है, कोविड-19 के बाद में जो लॉकडाउन इम्पोज हुआ है उससे हंगर की प्रॉब्लम और ग्रेव हो चुकी है साउथ एशिया में। ये क्या, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा हुआ है और वो हाईलाइट कर रहे हैं कि साउथ एशिया में जो अपकमिंग 43rd कॉन्फ्रेंस होगी जिसको भूटान हेड करेगा, तो उसके पहले क्या क्या इश्यूज है जिनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है और किस तरीके से रिसोर्सेज को मोबिलाइज करके इन दोनों प्रॉब्लम्स को हैंडल किया जा सकता है। इसमें पर्टिकुलर फोकस किया जा रहा है FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स ये हंगर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। ये वाला आर्टिकल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। यंग मास्टर्स जो रशिया और इंडियन जो यूथ हैं, उन्होंने चेस में जो कंपटीशन हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीता है, तो उसके लिए है, तो इतना कोई है नहीं। रिलेशनशिप में इतना कोई इफेक्ट आएगा नहीं इस चीज़ का लेकर के अपन आंसर राइटिंग में शायद यूज़ ना कर पाएँ। इसी तरीके से ये वाला आर्टिकल है, इधर प्रशांत भूषण को जो अभी कन्विक्ट किया गया है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चक्कर में, तो उसके बारे में अपन ऑलरेडी बहुत डिटेल में जान चुके हैं, यहाँ पर इतना कोई ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। ये वाला आर्टिकल बहुत सही है, इंपॉर्टेंट है, टू रीबिल्ड एंड रिकवरी, कि इंडियन इकोनॉमी जो अभी क्राइसिस का सामना करती हुई दिखाई दे रही है। और रही सही में कल जो अपन ने डेटा देखा फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020-21, ठीक है, तो उसमें क्या बताया गया था कि कॉन्ट्रैक्ट कर रही है इंडियन इकोनॉमी। केवल एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ें तो बाकी सभी सेक्टर में लगभग 30 to 50% तक का कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है फर्स्ट क्वार्टर में, ठीक है। तो किस तरीके से रिबिल्ड किया जा सकता है और रिकवर किया जा सकता है इकोनॉमी को, तो बेसिकली अपन जो आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, तो एक, ये दो, और ये तीसरे के बारे में थोड़ी डिटेल, और ये चौथा जो आर्टिकल है इसकी हल्के से 2-4 पॉइंट मैंने पिक किए हैं वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं इम्पास इन लद्दाख। अभी क्या हो रहा है कि रिसेंटली इंडियन आर्मी ने प्रीएम्प्टिव एक्शंस लेना शुरू किए हैं, क्योंकि अभी जो 29-30 की जो रात थी, 29 एंड 30 ऑफ अगस्त की नाइट जो थी, वहाँ पर कहीं ना कहीं चाइना का एग्रेशन देखा गया। चाइना का जो एक स्टैंड ऑफ कंटिन्यू है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अपनी तरफ कंटिन्यू बनता जा रहा है, और पैंगोंग शो लेक जो है उसके ईस्टर्न रीजन, दैट मीन्स इंडियन टेरिटरी की तरफ वहाँ पर एग्रेशन देखा जा रहा है। फिंगर 8 तक ये लोग आते रहते हैं, तो जहाँ पर इंडिया का जो एक तरीके से एक्सेस था उस वाले रीजन तक, इंडियन टेरिटरी में भी ये चाइना की जो PLA है वो कहीं ना कहीं एग्रेशन दिखा रही है, ट्रांसग्रेशन दिखा रहा है चाइना। तो उस चीज़ को कंटेन करने के लिए इंडियन आर्मी ने प्रीएम्प्टिव एक्शन लेते हुए अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज किया है LAC की तरफ, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के अभी फिर से ये न्यूज़ में है, और अभी आपको पता है कि जो सिक्योरिटी लेवल पे, जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उस लेवल पे, और साथ में NSA लेवल पे भी मीटिंग्स चल रही हैं,
टॉक्स हो रही हैं, पर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उन बातचीत के चलते हुए, क्योंकि लास्ट जो स्टैंड ऑफ हुआ था जून 15 को एक क्लैश हुआ था, क्योंकि मई में तो एग्रेशन दिखा दिया था चाइना ने और जून में फिर एक तरीके से क्लैश हुआ था। उस क्लैश के बाद में सिचुएशन को डी एस्केलेट करने के लिए, शांत करने के लिए कहीं ना कहीं दोनों तरफ के जो लीडर्स हैं, डिप्लोमेटिक लेवल पे बात करें या मिलिट्री लेवल पे बात करें, कमांडर लेवल पे बात करें, तो बातें चल रही थी। पर अभी ये जो प्रीएम्प्टिव स्टेप फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन मिलिट्री के द्वारा लिया गया है, दैट मीन्स कि वो जो टॉक्स चल रही है वहां से कोई सिग्निफिकेंट आउटकम नहीं मिल रहा है, कोई सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस नहीं देखी जा रही है वहां पे। तो इस चीज का कहीं ना कहीं अपन एक ओरिजिन देख सकते हैं जब इंडिया और चाइना का जो कॉन्फ्रंटेशन एक तरीके से शुरू हुआ एलएसी पे ईस्टर्न लद्दाख रीजन में। तो हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत जो हैं, उन्होंने पहले ही एक चीज को एक्सप्लोर कर दिया था कि मिलिट्री ऑप्शन एक ओपन है हमेशा इंडिया के पास में कि वो चाइना से कन्फ्रंट कर सके। समझ गए? एक तरफ चाइना ब्लेम करता है कि इंडिया जो है वो एलएसी के जो नॉर्म्स है या एलएसी जो फाइनलाइज की हुई है उसको वायलेट कर रहा है, और कुछ मीडिया न्यूज़ चैनल भी हैं वो भी ये चीज़ बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ इंडिया ये बोल रहा है कि पहले भाई आप अपनी आर्मी को जितना आगे तक लेके आए हो, जो कि एक तरीके से जो आपने एग्रेशन दिखाया है, उसके पहले का जो स्टेटस क्यों था वहां पर वापस से रीस्टोर करो, मतलब रीस्टोर करो अपनी पूरी पोजीशन को जो पहले थी। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पे जो बात अटक रही है ना डिप्लोमेटिक लेवल पे, वो देखो दिल्ली तो ये बोल रहा है कि भाई आप अपनी पीएलए को दोबारा लेके अपनी जगह पे लेके चले जाओ जहां पे आपने शुरुआत की थी, जहां से एग्रेशन किया था आपने, ट्रांसग्रेशन इंडियन टेरिटरी को ऑक्यूपाई करने के लिए। और बीजिंग ये बोल रहा है कि भाई जो आपने बायलैटरल रिलेशंस हैं, जिसमें अपन ट्रेड रिलेशंस भी रखते हैं और भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में, चाहे WTO हो, WHO हो, यहाँ पर जब अपन एक दूसरे या UN हो, वहाँ पर जो हमारे रिलेशंस हैं उनको हमें बॉर्डर इश्यू से आइसोलेट करना चाहिए। जबकि इंडिया का तो सीधा सीधा एक ही कहना है, जैसे अपन ने बात की थी ना कि किस तरीके से ड्रैगन को अपन कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसमें एक ही चीज़ बोली गई थी। आइडियाज़ क्या रहे हैं कि भाई पहले बॉर्डर इश्यू को सॉर्ट आउट करो, फिर उसके बाद में हम हमारी इकोनॉमी आपके लिए परमानेंट ओपन कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो डेवलपमेंट है, इससे कहीं ना कहीं जो कॉन्सिक्वेंस जो थ्रेट बना हुआ है वो एक है कि ट्रस्ट डेफिसिट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये एक अपने आप में मिलिट्री एस्केलेशन एलएसी पे जो बढ़ रहा है, इससे कहीं ना कहीं डेंजर और इंक्रीज होने का डर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आर्टिकल आया है अभी जो डेवलपमेंट हुआ है। अब आर्टिकल डिस्कस करते हैं अपन, 2 पेंडेमिक्स। ये आर्टिकल लिखा हुआ है क्यू डोंगयू के द्वारा। ठीक है, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूएन की ही बॉडी है, यूनाइटेड नेशंस की ही बॉडी है। देखो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट यहाँ से शुरू करते हैं कि ग्लोबल हंगर जो है वो पिछले सालों में बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिग्रेटेबल वे के अंदर राइज हुआ है, बहुत इंक्रीज हुआ है। और इसमें अगर देखें तो साउथ एशिया की अगर बात करें या एशिया की पर्टिकुलर बात करें, जहाँ चाइना, इंडिया जैसे कंट्रीज ग्रोथ कर रहे थे, इकोनॉमिकली एम्पावर हो रहे थे, उस टाइम पर भी ये हंगर जो थी वो बढ़ती ही देखी गई है। साथ में आज अगर देखें तो एशिया जो है होम है मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स अंडर नरिश्ड जो लोग हैं, उनका लगभग 50% एशिया में रहता है। और इस चीज़ को अगर कोविड-19 को साथ में देखें तो और अपन देख सकते हैं कि प्रॉब्लम और ग्रेव हो चुकी है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में स्लो डाउन आया और उस स्लो डाउन की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ रुकी है। तो इस फूड इनसिक्योरिटी को और ज़्यादा एक पुश मिल चुका है अभी के टाइम पे अगर देखा जाए तो। साउथ एशिया की अगर बात की जाए, ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल है अगर अपन देखें क्रॉनिकली अंडरफेड पीपल की बात की जाए, मतलब कि कंटिन्यूअसली लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। और प्रोजेक्ट ये किया जा रहा है, जो स्टडीज़ या रिपोर्ट्स जो आ रही है वो ये कह रही हैं कि 2030 आते आते साउथ एशिया में 330 मिलियन लोग ऐसे होंगे जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा, मतलब हंगर से जो पीड़ित रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर अपन देखें कि वर्ल्ड का ये ओनली एक सब रीजन है, अगर छोटे छोटे रीजन्स में अगर डिवाइड करें अपन, जैसे मिडिल ईस्ट को करते हैं अपन, ईस्टर्न वेस्टर्न एशिया को या ईस्टर्न यूरोप की बात करते हैं, ऐसे साउथ एशिया अगर बात करें तो वर्ल्ड का इकलौता ये सब रीजन है जहां पर गरीब सोसाइटी की अगर बात की जाए ना, तो उस गरीब सोसाइटी का अगर 1/5 दैट मीन्स 20%, उसका 0.5%
मतलब उसके हाफ जो चिल्ड्रंस है वो यहीं पर रहते हैं जो स्टंटेड हैं। दैट मीन्स कि साउथ एशिया का जितना पुअर पॉपुलेशन को अगर कैटेगराइज करें तो पुअरेस्ट जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उस पुअरेस्ट पॉपुलेशन का 1/5 दैट मीन्स 20%, और 20% का मतलब हाफ दैट मीन्स 10%। तो पुअरेस्ट पॉपुलेशन का 10% स्टंटेड चिल्ड्रन यहीं पर है। आप देखो कितना ग्रेव और स्टंटिंग का मतलब क्या होता है कि उम्र के साथ में हाइट कितनी बढ़ रही है, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही ड्यू टू अंडर नरिशमेंट। और ये कहीं ना कहीं प्रिजुडाइज्ड फॉर्म में अपन देख सकते हैं कि फ्यूचर कैसा हो सकता है इंडिया का, या फिर पर्टिकुलर बात करें अपन साउथ एशिया की, और साउथ एशिया में अगर बात करें डोमिनेंटली इंडिया, ठीक है। तो यहां पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि अपन देखें कि पैसिफिक आइलैंड्स की अगर बात की जाए तो पैसिफिक आइलैंड्स में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वेस्टिंग रेट है। दैट मीन्स हाइट के अकॉर्डिंग बच्चों के अंदर वेट, वजन बहुत कम बन रहा है। ईस्ट एशिया में बात करें तो यहां पर एब्सोल्यूट कॉस्ट अगर बात की जाए हेल्दी डाइट की तो वो सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में। आप देख सकते हो ईस्ट एशिया में, क्योंकि अगर अपन कैलोरीज को ना ध्यान दे करके अभी आगे बढ़े, जैसे FAO के हिसाब से जो कैटेगराइजेशन किया हुआ है हेल्दी फूड का, उस कैटेगरी के हिसाब से अगर कैलोरीज का बेसिस छोड़ के थोड़ा आगे बढ़े तो हेल्दी डाइट बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिल रही है ईस्ट एशिया में। तो एशिया पैसिफिक रीजन जो है, इनके अलावा ये तो अंडर नरिशमेंट की बात हो गई, और दूसरी तरफ से यहां पर एशिया पैसिफिक रीजन में ओबेसिटी की प्रॉब्लम भी बढ़ती ही जा रही है, ओवरवेट की प्रॉब्लम भी बढ़ती ही जा रही है, चाहे बच्चों की बात करो चाहे एडल्ट्स की बात करो, ठीक है। वर्ल्ड में अगर दूसरे रीजन से कंपेयर करें तो एशिया पैसिफिक में ओबेसिटी की प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। तो इस तरीके से दो पेंडेमिक्स का सामना करना पड़ रहा है आज के टाइम पे। एक तो कोविड-19 जो कि कहीं ना कहीं हेल्थ टोल अपने इस हंगर से भी बहुत दूर ले जा चुका है, और उसको कंट्रोल करने के लिए एक तरीके से वॉर लेवल की स्ट्रेटजीज पे काम किया जा रहा है, जिसने लाइव्स को क्रश कर दिया है। और दूसरी तरफ है हंगर, जहां पर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 के अंडर में इरेडिकेट और एंड करने की बात की थी अप टू 2030। 2030 आते आते सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 जो है उसके अंडर में हंगर को बिल्कुल खत्म करने की बात की गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों चीज़ों को अगर टैकल करना है तो हमें नए आइडियाज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, और साथ में एक रोबस्ट मतलब एक स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रिंजेंट पॉलिटिकल विल की भी रिक्वायरमेंट है, जिसके बेसिस पे इन दोनों प्रॉब्लम्स को टैकल किया जा सके। अगर पिछली प्रोग्रेस की बात करें तो वो सस्टेन्ड बताई जा रही है राइटर के अकॉर्डिंग कि वो सस्टेन्ड थी, और साथ में उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी अपन ने देखा, और उसकी वजह थी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, इकोनॉमीज आर नो मोर स्ट्रॉन्गर, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से लॉकडाउन लगाए, लॉकडाउन की वजह से जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन होना चाहिए वो नहीं हो रहा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, लोगों के पास में इनकम सोर्सेज नहीं है, तो वैसे ही फिर वो खाने के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। तो इस तरीके से अभी जो केस है वो और भी ग्रेव बनता जा रहा है। तो यहाँ पर हमें फैक्ट्स भी चेंज करते हुए दिखाई दे रही है, मतलब फैक्ट्स भी चेंज हो रहे हैं, तो हमें हमारे माइंड्स को भी चेंज करना पड़ेगा, न्यू आइडियाज़ की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, नई पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। तो हमें ज़रूरत है कुछ रास्ते निकालने की, और रास्ते यहाँ पर सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें रेजिलियंस को इंक्रीज करना चाहिए। दैट मीन्स कि कैसी भी सिचुएशन आ जाए, बढ़िया से बढ़िया और बुरी से बुरी परिस्थिति भी अगर आ जाए, तो उन परिस्थितियों को हैंडल किया जा सके, तो ऐसे सिचुएशन को बोल देते हैं रेजिलियंस सिचुएशन या रेजिलियंट सिचुएशन। तो हमें रेजिलियंस को इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे कि शॉक एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो सके। जैसे कि फूड सिस्टम को हमें हंगर इरेडिकेट करने के लिए फूड सिस्टम को हमें एफिशिएंट करना पड़ेगा, जिससे कि लॉसेस कम हो। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस तरीके से लोगों के पास में खाना, फूड सिक्योरिटी इजीली अपन पहुंचा सकें। तो हमें जैसे ई-कॉमर्स जैसे अलग अलग डिफरेंट मार्केटिंग चैनल्स को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। साथ में क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट भी हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और साथ इसके अलोंग विद इट स्टोरेज फैसिलिटीज़ को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो हेल्दी फूड हम अवेलेबल करा सकें लोगों को,
उसके लिए हमें लोगों की इनकम को भी इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे कि वो अपनी विल पे डिस्क्रिशनरी वे में अपनी इच्छा से वो चाहे उस तरीके का फूड एक्सेस कर सकते हैं। इस तरीके से हमें ये सारी चीज़ें इंश्योर करने के साथ साथ में इंक्लूसिव एक्सेस टू फाइनेंस भी इंश्योर करने की ज़रूरत है, इंक्लूसिविटी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। साथ में रूरल सप्लाई चेन है, वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, तो रूरल सप्लाई चेन को भी हमें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज अगर साउथ एशिया की बात की जाए और इंडिया की बात की जाए तो रूरल पॉपुलेशन इंडिया में लगभग 70% है, और जो लॉकडाउन इम्पोज हुआ है उसके बाद में तो रिवर्स माइग्रेशन देखा गया, तो रूरल पॉपुलेशन अब फिर से और बढ़ चुकी है। वो बात ठीक है, हमने आर्टिकल डिस्कस किए हैं कि अभी जो रिकवरी की बात करें तो रूरल एक्टिविटीज़, रूरल रीजन में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो ठीक ठीक हो रही हैं। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ने अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम लॉन्च किया है और उसका नाम है एक न्यू कॉम्प्रिहेंसिव कोविड-19 रिस्पॉन्स के लिए एक रिस्पॉन्स एंड रिकवरी प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें एक कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल रिस्पॉन्स डिसाइड करने की बात की गई है। तो इस रिस्पॉन्ड एंड रिकवरी प्रोग्राम के अंडर में ये इंश्योर करना है कि हर एक बंदे को, मतलब एवरीवन शुड हैव एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, ये टारगेट किया गया है, जिसमें जो जितने भी तरीके के रिसोर्सेज अपन मोबिलाइज कर सकते हैं उन सभी रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने की बात की गई है और पार्टनरशिप की बात की गई है, जिसमें कंट्री, रीजनल और ग्लोबल लेवल का कोलैबोरेशन देखा जा रहा है। ठीक है, यूएन ने अपना खुद का एक एजेंडा भी फिक्स कर रखा है जिसका नाम है बिल्ट बैक बेटर। ये एक याद रखना अपने को कि बिल्ट बैक बेटर रिसेंटली न्यूज़ में था, ये किससे, कौन सी इंस्टीट्यूशन से एसोसिएटेड है, तो वो यूनाइटेड नेशन का एजेंडा है, जिसका टारगेट क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया जा सके। इस न्यू प्रोग्राम के अंडर में टारगेट ये किया हुआ है कि जो पेंडेमिक का इमीडिएट इम्पैक्ट जो है ना, कोविड-19 की वजह से जो इमीडिएट इम्पैक्ट जो आया है उसको मिटिगेट करना और साथ में लॉन्ग टर्म में रेजिलियंस इंक्रीज करना। फूड सिस्टम की अगर बात की जाए, लोगों की लाइवलीहुड को अगर प्रोटेक्ट या प्रिजर्व करने की बात की जाए, तो इस तरीके से यूनाइटेड नेशन की जो बॉडी है FAO, वो भी अपने लेवल पे काम कर रही है। तो UN भी हॉलिस्टिक वे में इंटरनेशनल लेवल पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरीके के गोल्स के ऊपर काम कर रहे हैं इस टाइम पे। तो इस तरीके से जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं तो हमें प्रायोरिटी सेट करने की ज़रूरत है कि जो अर्जेंट इश्यूज़ हैं उनको हम प्रायोरिटी पे रख के और उनको जल्दी से जल्दी ट्रीट करें। फॉर एग्जांपल कि फार्मर्स को अपन इनेबल करें कि वो और डायनेमिक सोच के साथ में और डायनेमिक वे में काम कर सके, उनमें एंटरप्रेन्योरियल जो एटीट्यूड है वो डेवलप हो, उनमें कंपटीशन आए, जिससे कि वो कंटिन्यूअस इनोवेशन को अडॉप्ट करें और जो मार्केट की डिमांड है, जो सिचुएशनल डिमांड है, उनको टैकल कर सकें। आज हमें ज़रूरत है कि स्मॉल होल्डर्स जो हैं, फार्मर्स, उनको न्यूट्रिशियस फूड की तरफ डायरेक्ट करें कि भाई आप अपने छोटे छोटे खेतों में भी न्यूट्रिशियस फूड प्रोड्यूस करो बिना किसी डर के लिए। ठीक है, और साथ में ये हो कि वो जो फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं कि उसका अगर फेलियर भी हो जाता है, क्रॉप फेलियर, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, दैट मीन्स इंश्योरेंस भी उनको प्रॉपर मिले। इसके साथ में उनको उनके खेतों से जो खाना या जो फूड प्रोड्यूस हो रहा है उसको हर एक हंग्री माउथ तक पहुंचाया जाने का मतलब जो सप्लाई चेन्स हैं वो एकदम वेल मैनर वे में काम करे, तब जाकर के हम इंश्योर कर पाते हैं कि हंगर किस तरीके से इरेडिकेट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए स्मॉल होल्डर्स जो हैं उनको डेस्परेटली नीड होती है फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, टेक्नोलॉजी की, कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है जिसमें एफिशिएंटली प्रोडक्शन किया जा सके मिनिमम इनपुट के साथ में, और इनोवेशन की ज़रूरत होती है। तो वो एक्सेसिबिलिटी हमें इंश्योर करने की ज़रूरत है। एशिया पैसिफिक रीजन की अगर बात करें तो ये रीजन अपने आप में ऑलरेडी बहुत डायनेमिक है लार्ज स्केल पे। ये एक तरीके से एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी इनोवेशन का एक हब है।
बेस्ट एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे अवेलेबल है, इनोवेटिव आइडियाज ऑलरेडी यहाँ पे प्रोड्यूस है जिन पे काम हो रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पैसिफिक की अगर बात की जाए तो चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ये अपने आप में बहुत ही एडवांस लेवल पे एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट कर चुके हैं। तो इनका सबको बेनिफिट मिलना चाहिए न्यू टेक्नोलॉजी बेसिस और साइंस के बेसिस पे। जैसे कि ड्रोन्स को अगर आप डिप्लॉय करते हो, जिससे कि अगर फ्लड या पेस्ट रिस्क अगर रहती है, जैसे रिसेंटली जो लोकस्ट अटैक हुआ था, तो वो ड्रोन्स अगर डिप्लॉय करके रखते हो तो अपने को आइडिया लग जाए, पहली चीज। दूसरा, स्मार्टफोन एप्लीकेशंस डेवलप की गई हैं। आजकल ऐड आता है यूट्यूब पे, आप भी देखते हो कि स्मार्टफोन एप्लीकेशंस का यूज किया जा सकता है कि किस तरीके की प्लांट को डिजीज लगी है और उनको ट्रीट करने के लिए कौन सा एक तरीके से इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड अपन यूज कर सकते हैं उनको ट्रीट करने के लिए। ऐसे ही जेनेटिक इंजीनियरिंग को भी अपन एडवांसमेंट पे ले जा सकते हैं, जिससे कि लाइव स्टॉक ब्रीडिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, प्रेसिजन एग्रीकल्चर को ज़्यादा एनकरेज कर सकते हैं किसानों के बीच में, एक्वाकल्चर सिस्टम को एनहेंस कर सकते हैं और साथ में नेचुरल रिसोर्सेज को भी कंजर्व करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, जैसे कि पानी की कम से कम रिक्वायरमेंट हो, ऐसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया जाए। दूसरा, अगर स्पेस की कमी हो रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, तो इंडोर फार्मिंग को प्रमोट किया जाए। इसी तरीके से न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग को भी अपने को ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो अभी तक आपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में कहीं ना कहीं आउटकम के ऊपर ध्यान दिया है, तो अब क्वालिटी पे भी अपने को ध्यान देने की ज़रूरत है। दैट मीन्स न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग भी हमें करने की ज़रूरत है और साथ में स्मार्ट परचेजिंग के लिए लोगों को अवेयर करना चाहिए कि भाई आपके लिए कौन सा खाना अच्छा है और कौन सी आपकी परचेजिंग हैबिट आपके लिए बेटर हो सकती है। तो लास्ट में राइटर ये बोल रहे हैं कि ये टाइम है, ये वेस्ट करने के लिए नहीं है। हर एक स्टेक होल्डर को अपने हाथ से हाथ मिला करके और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो, एकेडमिया हो, प्राइवेट सेक्टर हो, यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज हो, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, सबको एक साथ आकर के और काम करना चाहिए, जिससे कि गरीब का पेट भरे और जो स्मॉल होल्डर्स हैं, जो छोटे छोटे खेतों वाले जो लोग हैं, मार्जिनल स्मॉल जो फार्मर्स हैं, उनको एक सिक्योरिटी अपन प्रोवाइड कर सके। तो कहने का मतलब एक तीर से दो काम होने के पूरे पूरे स्कोप यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पर सबको एक साथ आने की ज़रूरत है, जिससे कि इन दोनों जो पेंडेमिक्स आए हुए हैं इनको अपन टैकल आउट कर सकें। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की अभी रीजनल कॉन्फ्रेंस होगी एशिया एंड पैसिफिक के लिए, जो वर्चुअल मीडियम पे होगी, क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से गैदरिंग नहीं हो सकती, तो भूटान इसको लीड करेगा। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, मैंने 43 बताया था शुरू में, तो सॉरी 46 मेंबर्स का ये पूरा एक मीटिंग होगी। तो कहीं ना कहीं वे अहेड को उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर सकते हैं और एक क्वालिटी हेल्थ, लाइवलीहुड और फूड सिक्योरिटी इंश्योर की जा सकती है रीजनल लोगों के लिए। तो साथ में काम करना, एक दूसरे से सीखना, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स में कंट्रीब्यूट करना कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स को अपन टैकल आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक एग्रीकल्चरल फूड सिस्टम जो है इसको भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और दोनों पेंडेमिक्स को भी अपन टैकल कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, टू रीबिल्ड एंड रिकवर। ये आर्टिकल लिखा हुआ है सुवोदीप रक्षित और अभिजीत पुरी के द्वारा। देखिए, आर्टिकल में सबसे पहले ये बता रहे हैं कि इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्लाइनिंग पैटर्न है ना, वो पेंडेमिक से पहले ही हो चुका था। पेंडेमिक ने तो इसको और ज़्यादा ग्रेव कर दिया। और रही सही में फिस्कल स्टिमुलस, जिसके बेसिस पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इंक्रीज किया जाता रहा है इंडिया में, वो भी कहीं ना कहीं आज गवर्नमेंट के पास में उसका स्कोप भी बहुत लिमिटेड रह गया है। क्योंकि ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट्स ने या टोटल पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट एक हाई लेवल पे, रिकॉर्ड हाई लेवल पे चलता जा रहा है। तो वहाँ पर भी स्कोप कम मिल रहा है, तो गवर्नमेंट के हाथ भी बंधे हुए हैं। तो यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि हमने एक आर्टिकल पहले भी लिखा था, जिसमें इंडिया, जनवरी में लिख दिया था वो आर्टिकल, उसमें इंडिया की स्लो डाउन हमने पहले ही बता दी थी। और स्लो डाउन जो है इंडियन इकोनॉमी की, उसकी वजह बताई थी स्ट्रक्चरल डिमांड प्रॉब्लम, जिसको हम किसी को अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र के, एड दे करके, ट्रांसफ़र करके, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करके हम एड्रेस नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कंजम्पशन ग्रोथ पे जो एक लिमिटेड स्कोप को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं,
उस पर हम ज़्यादा रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि केवल कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ ही है ना, वो शार्प रिकवरी नहीं दे सकता है हमारी इकोनॉमी को। अगर मीडियम टर्म की हम बात करें, दैट मीन्स अनसस्टेनेबल वे होगा अगर कंजम्पशन को हम एक्सपेंड करके इकोनॉमी रिकवरी की बात करें तो कहने का मतलब ये है कि पेंडेमिक हो या ना हो, लॉन्ग टर्म ग्रोथ तो हमारी पहले से ही मतलब एक तरीके से डिक्लाइन देखी गई है। तो यहां पर जरूरत है हमें कि कंज्यूमर बेस को इंक्रीज किया जाए, ना कि आप एड प्रोवाइड करो गरीब लोगों को या ट्रांसफर प्रोवाइड करो। उनकी इनकम कैपेबिलिटीज को हमें इंक्रीज करने की जरूरत है। उनका इनकम लेवल इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिक वो डिमांड इंक्रीज करेंगे, तो इकोनॉमिक साइकिल अपने आप चलना शुरू हो जाएगी। तो हमें एम्पावर करने की जरूरत है लो इनकम और मिडिल इनकम कंज्यूमर्स को, बजाय कि उनके केवल कंजम्पशन पे ध्यान दे, हमें उनको एम्पावर करने की जरूरत है। इंडिया जो है अभी रिलीफ फेज से बाहर निकल चुका है। जो अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो गई या फिर मॉरेटोरियम हो गया, उन सब से बाहर निकल रहा है। 31 अगस्त लास्ट डेट थी मॉरेटोरियम की इनकी। तो अभी जरूरत है कि पॉलिसी इस तरीके से बनाई जाए जिनका फोकस हो इंडियन इकोनॉमी को रीबिल्ड किया जाए और रिकवर किया जाए। इस फेज के ऊपर अब ध्यान देने की जरूरत है, रिलीफ से अगर एक बार बाहर निकल चुके हैं तो। अभी रिसेंट डेटा अपन ने देखा, कल ही बात की थी कि रियल जीडीपी ग्रोथ जो है वो शार्पेस्ट कॉन्ट्रास्ट में देखी जा रही है पिछले 10 से 15 सालों का अगर रिकॉर्ड देखें। अगर अपन देखें पिछले 10 से 15 साल, मतलब जब से 21st सेंचुरी शुरू हुई है तब से इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर देखें तो 3 फेजेस में अपन देख सकते हैं। पहला फेज तो ये कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हुआ था, तो ग्लोबल ग्रोथ भी देखी जा रही थी, इंटरनेशनल ग्रोथ भी थी। पर 2007-8 में जो सब प्राइम क्राइसिस आए, इकोनॉमिक क्राइसिस आए, ग्लोबल क्राइसिस आए, उसके बाद में सेकंड फेज शुरू होता है। तब हमारे यहाँ पर केवल स्टिमुलस फेज दिया गया था, गवर्नमेंट ने खुद ने पैसा खर्च किया फाइनेंशियल क्राइसिस को टैकल करने के लिए। आरबीआई ने भी बहुत अच्छे अच्छे कदम उठाए थे। तो कहने का मतलब स्टिमुलस फेज चला। फिर थर्ड फेज आता है, स्टिमुलस फेज के बाद में कंजम्पशन फेज, जो कोविड-19 से जो जस्ट पहले का जो 3-4 साल का जो पैटर्न था वो था कंजम्पशन फेज। तो कंजम्पशन फेज तो हम ऑलरेडी उस चीज़ पे ध्यान दे रहे थे जिसमें लोगों को हम एड एंड ट्रांसफर्स प्रोवाइड कर रहे थे और लोगों को केवल कंजम्पशन बढ़ा रहे थे। तो इस तरीके के 3 फेजेस का एक्सपीरियंस हमारे पास में, जब इंडिया ने इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी रजिस्टर की थी, प्रीवियस डिकेड की बात की जाए 1 या 2 की। तो इकोनॉमी का अल्टीमेटली अगर देखें तो जैसे ही लॉकडाउन इंपोज किया गया तो लास्ट लगभग 20 से 28 ट्रिलियन रुपीस का लॉस हो चुका है इंडियन इकोनॉमी को। और इसका इंपैक्ट केवल इसी फाइनेंशियल ईयर में नहीं, आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2021 में भी देखा जा सकता है कि वहां पर भी ग्रोथ जो है वो 11.5% से कॉन्ट्रैक्ट होती हुई देखी जा रही है। तो ये अपने आप में एक कंसर्निंग इशू है। तो यहां पर पॉइंट ये आता है, क्या गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करके ग्रोथ को रिवाइव नहीं कर सकती? तो इसका यहां पर राइटर खुद से जवाब देते हैं कि भाई इसके 2 जवाब है। पहला, अगर गवर्नमेंट टेम्परेरी इनकम्स को इंक्रीज करे, जहां पर एक तरफ टेम्परेरी इनकम की प्रॉब्लम चल रही है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, जॉब नहीं है, इनकम अनसर्टेनिटी है, तो वो कहीं ना कहीं प्रिकॉशनरी सेविंग की तरफ चले जाएंगे। अगर गवर्नमेंट पैसा देती भी है तो वो प्रिकॉशनरी कि भाई क्या पता आने वाले टाइम पे जॉब हो कि नहीं हो, तो वो सेविंग्स में डालेंगे, ना कि कंजम्पशन इंक्रीज होगा। तो वो इंपैक्ट तो जाएगा ही नहीं ग्रोथ के ऊपर, पहली चीज। दूसरा, फिस्कल सिचुएशन जो है वो ऑलरेडी वीक है, पेंडेमिक से पहले ही बहुत बुरे हाल हैं, जैसे अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो एडिशनल एक्सपेंडिचर करने के लिए हमें हायर बोरोइंग्स की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि रेवेन्यू तो वैसे कलेक्शन कम हो गया लॉकडाउन के बाद में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर अच्छे से नहीं होती है तो ये अपने आप में और प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरीके से अगर डेट और इंक्रीज होता है तो उसको, एक तो इंक्रीमेंटल डेट, आप डेट इंक्रीज करने की बात कर रहे हो, और दूसरी तरफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट, अगर इन दोनों को देखो तो करंट कंजम्पशन सिनेरियो जो है वो कहीं ना कहीं इन दोनों को नेगेटिव एस्पेक्ट पे ले जाता है। क्योंकि अगर कंजम्पशन ज्यादा नहीं होगा तो गवर्नमेंट के पास में भी वो रेवेन्यू नहीं जाएगा, और रेवेन्यू नहीं जाएगा तो गवर्नमेंट कहीं से उधार लेकर के, डेट लेकर के भी खर्चा करती है, तो उसको रीपे करना भी तो होता है, वो नहीं हो पाएगा। और कंजम्पशन ही नहीं होगा तो जो इंटरनेशनल लेवल से जो इन्वेस्टमेंट आता है इंडिया में, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जो है वो भी तो कहीं ना कहीं रिस्क में हो जाएगा। कोई कंपनी इंडिया में आके क्यों इन्वेस्ट करेगी?
बेनिफिट प्रॉफिट के लिए। तो यहाँ पर अगर डिमांड ही नहीं होगी, कंजम्पशन ही नहीं होगा, तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेगी। तो कहने का मतलब डेट और इन्वेस्टमेंट दोनों कहीं ना कहीं खतरे में जा रहे हैं। तो यहाँ पर यह कह दिया जाता है कि भाई आप फिस्कल प्रूडेंस को तो छोड़ो, दैट मीन्स कि आप टारगेट ये करके चलो कि हमें इतना ही फिस्कल डेफिसिट, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 8% 7%, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि दिस विल बी ईजी, कि आप फिस्कल प्रूडेंस को तो छोड़ो, मनी प्रिंट करो, करेंसी प्रिंट करो और स्पेंड करो, मार्केट में फ्लो लेकर के आओ। पर बात आती है फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की, कि आपने रिस्क लिया तो कितना आपको आउटकम मिला। जैसे अपन एग्जाम देते हैं ना, कि कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है, रिस्क लिया तो कितना बेनिफिट आ रहा है। तो इस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की अगर बात की जाए तो हमें यहां पर यह ध्यान देने की जरूरत है कि इंडिया का पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो जो है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट हो गई या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई या इनके अंडर में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, उनका जीडीपी के रेशियो में कितना उधार चल रहा है वो देखा जाए तो लगभग 85% तक तो ऑलरेडी चल रहा है और टारगेटेड है इस 2020 के एंड आते आते हैं। ऐसे ही कंसोलिडेटेड ग्रोस फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो देखा जाए तो वो 12.5% तक देखा जा रहा है, टारगेटेड इस साल के एंड तक। तो ये तो ऑलरेडी ग्रेव है सिचुएशन। तो यहां पर आप कैसे फिस्कल प्रूडेंस को अबंडेंट कर सकते हो, कैसे फिस्कल पॉलिसीज को आप अवॉइड कर सकते हो। अब बात आती है कि चलो ठीक है, फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ आप जाते हो कि किस तरीके से अपन पैसा ऐसे खर्च करें कि जहां पर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। जैसे अपन ने एक बात की थी एक आर्टिकल में कि भाई जो सेक्टर्स आपके प्रोडक्टिव नहीं है वहां से पैसा निकालो, और जहां पर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड है या फिर जहां पर चांसेस है कि हाँ ये सेक्टर रिवाइव कर सकता है इकोनॉमी को, उस तरफ मतलब रीडायरेक्ट करो, आप रीस्ट्रक्चर करो जो भी आपका खर्चा है या फिर जो भी एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो। तो अगर उसको ग्रेजुअली करते हैं तो प्री कोविड-19 का जो लेवल था हमारी इकोनॉमी का, वहां तक पहुंचते पहुंचते हमें कुछ साल लग जाएंगे। और रैपिड करते हैं तो एडवर्स इंपैक्ट इसका इकोनॉमिक ग्रोथ पे देखा जा सकता है। तो यहां पर ये दोनों सिचुएशन जो है, ग्रेजुअल और रैपिड, अगर आप करते हो, फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ जाते हो, तो उसमें कहीं ना कहीं एक सेट ऑफ स्टिमुलस का तरफ हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ता है, जिसमें हमें वेल टारगेटेड वे में काम करना होगा। गवर्नमेंट को वेल टारगेटेड वे में फिस्कल स्टिमुलस देना होगा, या फिर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिवाइव करने के उनके स्टेप्स हैं उनको टारगेट करना होगा सही दिशा में। साथ में उनका यह देखना पड़ेगा कि उनका जो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, फॉर एग्जांपल मार्केट में अगर 10 रुपए जा रहे हैं तो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट एक तो जा रहा है सेक्टर ए में और एक जा रहा है सेक्टर बी में। तो सेक्टर ए में जो है ये 10 रुपए जो है इफेक्ट दिखा रहा है मल्टीप्लायर में कि 10 से 20, 20 से 50, 50 मतलब बढ़ते जा रहे हैं आगे से आगे। और दूसरे सेक्टर बी में 10 से 5, 5 से 2 हो गए। तो कौन सा बेनिफिट रहेगा अपने लिए इस टाइम पे इन्वेस्ट करना? ए में। तो इसी चीज के लिए यहां पे राइटर बोल रहे हैं कि वेल टारगेटेड और लार्ज मल्टीप्लायर इफेक्ट वाले स्टिमुलस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। रीसेंट रिपोर्ट्स में अगर देखें, जिसमें इनका खुद का भी कंट्रीब्यूशन था राइटर्स का, इंडिया इकोनॉमिक रिबूट, तो इसमें बताया गया है कि इंडिया को अपना कंज्यूमर बेस इंक्रीज करना पड़ेगा। अभी जो केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट का जो टारगेट होता है ना कि 10 to 20% पॉपुलेशन को ही टारगेट करके वो ध्यान देते हैं कि कंज्यूमर बेस अगर अमीरों का बढ़ जाएगा तो उस तरीके से हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी, वो अगर पैसा खर्च करेंगे। पर ये लॉन्ग टर्म में जो है ये अपने को इंप्रूव करना है तो इसको बेस को इंक्रीज करना पड़ेगा। 10-20% नहीं, आपको पूरी पॉपुलेशन को जो है उसका कंजम्पशन बेस इंक्रीज करना पड़ेगा। दैट मीन्स उनकी इकोनॉमिक लिबर्टी को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर रेगुलर एड्स और ट्रांसफर दे रहे हो, डोसेस दे रहे हो कि कंजम्पशन कैसे भी स्टिमुलेट हो, तो वो आपको अगर स्टेडी वे में अगर फाइनलाइज करना है तो हमें वेल पेड एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा। गरीबों को भी नौकरी अच्छी मिले, उनको लगातार उनकी सैलरी मिले, वेजेस मिले, वो चीज़ हमें इंश्योर करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें बॉटम और मिडिल सेगमेंट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक इकोनॉमिस्ट हैं रतिन रॉय, उनकी एक बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारा जो कॉम्पोजिशन है एग्रीगेट डिमांड का इंडिया का, वो हमें जो 100 से 150 मिलियन लोग हैं उनसे ज़्यादा लेके जाना पड़ेगा। जहां आज इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 1300 मिलियन है।
मतलब 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, उसको हमें कवर करना पड़ेगा, ना कि केवल 10 to 15 मतलब 100 to 150 मिलियन ओल्ड कंज्यूमर्स। कहने का मतलब वही बात आ गई, कंजम्पशन बेस हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। एनएसएस की जो 68 राउंड की जो कंजम्पशन सर्वे आया, उसमें देखें तो अर्बन इंडिया में टॉप 20% जो लोग रहते हैं, वो पॉपुलेशन ही लगभग जितना डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन होता है ना, उसका 55% कंजम्पशन तो वो ही करते हैं डिस्क्रिशनरी, कि हाँ मैं ये खरीदना चाहता हूं, ये नहीं खरीदना चाहता। और दूसरा, अगर ओवरऑल कंजम्पशन की बात करें तो ये जो 20% पॉपुलेशन जो है ना, हायर इनकम वाली जो अर्बन पॉपुलेशन है, वो 45% ऑफ ऑल कंजम्पशन को ऑक्यूपाई करती है। तो इनइक्वालिटी देखो, गैप देखो आप कितना ज्यादा है। और जैसे जैसे सिचुएशन अब अगर धीरे धीरे आगे जैसे बढ़ रहे हैं, और रिसेंट सर्वेज में अगर देखें तो वो ये इंडिकेट कर रहे हैं, ये जो गैप है, मतलब जो एलीट क्लास है उनका कंजम्पशन तो बढ़ता जा रहा है, और जो डाउन ट्रोडन सेक्शंस हैं, मिडिल या लोअर इनकम ग्रुप जो हैं, उनका कंजम्पशन बेस ब्रॉडन नहीं हो रहा है। तो ये जो नैरो कंजम्पशन बेस है, ये कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी के साथ में कपल्ड अगर देखें, तो हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम हार्नेस करने की बात करते हैं ना, कि इंडिया यंगेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का, 65% पॉपुलेशन 35 ईयर्स एज से कम है, तो वो चीज कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बेनिफिट दिखाती है कि भाई इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को हम अट्रैक्ट करेंगे लॉन्ग टर्म में। तो वो कहीं ना कहीं झूठ साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब, हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड को भी हार्नेस करना है और कंजम्पशन बेस को भी इंक्रीज करना है, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की जरूरत है, अच्छी पेमेंट देने की जरूरत है, इनकम सोर्सेज को डाइवर्स करने की जरूरत है, जिससे क्या होगा, इकोनॉमी भी बेटर हो जाएगी और इंटरनेशनल लेवल पे भी हम एक इकोनॉमिक पावर की तरह अपने आप को असर्ट कर पाएंगे। अब ये पेंडेमिक आया रहा है इसे ही में, तो पेंडेमिक की वजह से जो प्रॉब्लम आई है भाई, ये तो लंबी चलेगी, प्रोलॉन्ग रिट्रेंचमेंट होगा इसमें, तो जिसमें वर्कफोर्स में, जहां पर लेबर मार्केट को लेकर के अगर देखें पर्टिकुलर इंडिया की, तो वहां पर फॉल्ट लाइंस और ज्यादा डीपन हो चुकी हैं। वर्कफोर्स जहां पर जरूरत चाहिए, वही स्किल वाली बात आ गई, स्किल्ड एक्टिविटीज में जहां पर स्किल लेबर की जरूरत है, वहां पर स्किल की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है, स्किल लेबर अवेलेबल नहीं है। दूसरा, जहां पर अनस्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड लेबर अवेलेबल है, वहां पर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। तो कहने का मतलब, इस गैप को, इस फॉल्ट लाइन को हमें खत्म करने की जरूरत है। आगे एक और रिपोर्ट का हवाला है, ये जो मैं डेटा बता रहा हूं आप नोट डाउन कर लेना, ये डेटा क्योंकि गवर्नमेंट का डेटा ही है, और गवर्नमेंट डेटा जब आता है तो देखो ये काम आता है आंसर राइटिंग में, और इन पे बेस्ड कई बार क्वेश्चन भी आते हैं प्रीलिम्स और ऑब्जेक्टिव टाइप कोई भी एग्जाम हो उनमें, ठीक है। तो इसी तरीके से पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो 2018-19 की रिपोर्ट आई, उसमें यह बताया गया है कि 24% ही टोटल वर्कफोर्स का वो रेगुलर वेजेज या सैलरी कैटेगरी में आती है। तो आप देख लो 24%, यहां पर मैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, रेगुलर वेज और सैलरी कैटेगरी की बात हो रही है, जिनको लगातार पैसा मिलता रहता है, राइट। जबकि इन्हीं 24, इसी सेगमेंट में ये जो 24% जो पिक किया है ना, उसी में से केवल ऐसे 40% लोग हैं जिनके पास में रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि उनको सैलरी किस टाइम पे मिलेगी, क्या सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करेगी वो फर्म। कहने का मतलब 24% आपने रेगुलर वेजेस सैलरी कैटेगरी अलग ले ली, बचे हुए जो 76% जो लोग हैं उनकी तो सैलरीज भी फिक्स नहीं है। कितना गैप है। दूसरा, इन 24% में भी 40% लोग ऐसे हैं जिनके पास में रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि भाई उनको कितना तो सैलरी मिलेगी, कितना छुट्टी मिलेगी, कितना उनकी सिक्योरिटी है। और इस 24% का ही 70% तो ऐसे हैं जिनके पास रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। तो ये सिचुएशन और ग्रेव हो जाती है यहां पर। तो यहां पर इंडिया की जो वर्कफोर्स है उसमें से एक्सट्रीमली स्मॉल सेगमेंट है जिसको अपन सेफ बोल सकते हैं। अल्टीमेटली वही 10 से 15%, इससे ज़्यादा नहीं, जिसको ऑर्गेनाइज सेक्टर अपन बोल देते हैं। 85% तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे हो गया कि वर्कर्स जो हाईएस्ट रिस्क पे आ रहे हैं, जब भी इकोनॉमिक शॉक आता है तो सबसे ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है लेबर क्लास को। और उसमें भी बात करें तो जो कैजुअल लेबर्स होते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड लेबर्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा। हाँ, कुछ केसेस हैं जहां पर रेगुलर वेजेस वर्कर्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं फॉर्मल सेक्टर में होने के बावजूद कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब इकोनॉमिक शॉक आता है।
तो ये जो कंजम्पशन या फिर जो एम्प्लॉयमेंट का या फिर पेमेंट को लेकर के या सिक्योरिटी देखें अपन, सोशल सिक्योरिटी फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, इस तरीके के, तो ये जो गैप है ये लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कंजम्पशन और लेबर, इन दोनों पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ये बात सही है कि शॉर्ट टर्म में बिजनेस जो हैं वो क्या करते हैं कि कम से कम सस्ते से सस्ता लेबर मिल जाए, तो सस्ते से सस्ता लेबर हो और कंजम्पशन बढ़ा हुआ रहे, तो बिजनेस क्लास के लिए क्या होता है, वही बेनिफिट है। पर आप एक चीज़ बताओ, अगर लेबर के हाथ में पैसा ही नहीं होगा तो वो खरीदेगा कहाँ से? अब खरीदेगा नहीं तो बिजनेस क्लास को कहाँ से उनकी इनकम होगी? टर्नओवर जिसकी बात करते हैं, कहाँ से टर्नओवर होगा? तो ये एक सब्सटेंशियल रिस्क बना हुआ है। और आपने अगर पढ़ी है इकोनॉमिक्स ढंग से, तो इकोनॉमी में जब अपन जो ग्रेट डिप्रेशन था ना 1920s का, उसकी वजह भी यही थी कि मशीन की तरह कंसीडर करना शुरू कर दिया था एक इंसान को। अब मशीन की तरह आप कंसीडर करोगे तो क्या, मिनिमम वेजेस और ज़्यादा से ज़्यादा लेबर क्लास का एक्सप्लॉयटेशन। अब आप एक चीज़ बताओ, जो एलिट क्लास है जिन्होंने फॉर्म लगा रखी है, वो बेचेंगे किसको? अपना मार्केट प्रोड्यूस। ये ही हुआ था उस टाइम पे, जो जो कहते हैं ना, मैंने क्या बोला, ग्रेट डिप्रेशन, डिमांड बिल्कुल कोलैप्स हो गई थी और एग्जैक्टली अभी देखी जा रही है। इसीलिए इकोनॉमी के लिए रिसेशन का टैग लगाया जाना शुरू हो चुका है। तो हमें अगर कंजम्पशन लेड ग्रोथ की तरफ ही ध्यान देंगे, कंजम्पशन ही बढ़ाना है, तो भाई ये तो रिस्क सम है। आपको एम्प्लॉयमेंट, आपको लेबर पे भी ध्यान देना पड़ेगा, आपको लोअर एंड मिडिल इनकम ग्रुप को एम्पावर करना पड़ेगा इकोनॉमिकली। साथ में ये जो PLFS 2018-19 की जो रिपोर्ट है, ये एक चीज और इंडिकेट करती है कि रूरल रीजन में जो नॉन एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स है और अर्बन रीजन में जो वर्कफोर्सेस जो काम करती हैं उसमें 35% हैं, वो कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मेनली काम करती है। तो इसके ऊपर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी सॉल्यूशंस में देखेंगे किस तरीके से अपन काम करवा सकते हैं, इनको इम्प्रोवाइज किया जा सकता है इस सिचुएशन को। तो कहने का मतलब वही बात रिपीट हो रही है कि अगर इन सारी सिचुएशन को देखें, और कॉन्टेक्स्ट ये हमारा है कि कंपोजिशन क्या है कंजम्पशन का और लेबर फोर्स किस तरीके से हमारी पूरी स्ट्रक्चर्ड है, तो उसे हमें रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। रिकवर फेज में हमें उनको एक तरीके से इंक्लूसिव ग्रोथ इंश्योर करने की ज़रूरत है, जिससे कि कंज्यूमर बेस को हम ब्रॉडन कर सकें। इसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग, इन दो पिलर्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम पे ध्यान देना है तो उसको हमें इजी बनाना पड़ेगा, लेबर रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे। हाँ, लेबर कोड अभी कोडिफाई कर दिया गया है, बहुत सारे लॉज को हटा करके अल्टीमेटली 4 कोड्स में आ गई है अभी। तो लेबर रिफॉर्म्स तो कहीं ना कहीं है, अंडरवे है, पर उनको इम्प्लीमेंट होने में वही बात है, मॉनिटरिंग, इम्प्लीमेंटेशन, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड अपन ने कल एक आर्टिकल डिस्कस किया था, वही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो लेबर रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। अप्रूवल आप क्विकर दो, जल्दी से दो। साथ में कंप्लायंस का जो बर्डन है, जो भी कंपनियां काम करना चाह रही हैं उनको कम करो। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर को अपने को प्रमोट करने की ज़रूरत है। अभी रिसेंट डेवलपमेंट देखे जिसमें आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, तो वहाँ पर राइटर यहाँ पे एक चीज़ कंसर्न शो करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को हम यहाँ पे खुद से कराना चाह रहे हैं। चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात है, बट आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाने की कोशिश मत करो। कुछ सेक्टर्स में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे जाओगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे एक्सपोर्ट को प्रमोट होने में प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज जो होंगी तो डेफिनेटली फिर वही बात है कि आप अगर किसी से इंपोर्ट नहीं करोगे तो वो दूसरा देश आपसे क्यों इंपोर्ट करेगा कोई चीज़। तो एक हाथ देना एक हाथ से लेना, वो वाली बात है, गिव एंड टेक वाला। तो वहां पर अगर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की अगर तरफ इंडिया जाता है तो हमारे एक्सपोर्ट में भी हम कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज को सामना करते हुए देखेंगे। तो आज के टाइम पे हमें ज़रूरत है कि जो मोस्ट पब्लिक स्पेंडिंग है उसको डायरेक्ट किया जाए रोड डेवलपमेंट में, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशनल फैसिलिटी, इनको रिबिल्ड करने की ज़रूरत है, इनको रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है, जिससे कि इकोनॉमी में हमें पॉजिटिव आउटकम देखने को मिले। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में भी प्रमोशन करने की ज़रूरत है कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन अपन इंक्रीज करें। तो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन कैसे कर सकते हैं अपन इंक्रीज, कि जो भी गुड्स और सर्विसेज गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को प्रोवाइड करती है उनके चार्जेस इकोनॉमिक हो, ज़्यादा महंगे ना हो। फॉर एग्जांपल पावर, इरिगेशन, पब्लिक यूटिलिटीज़, रोड हो गई, रेलवेज हो गई, ये हो गई। स्टैब्लिश करे रूल ऑफ लॉ हो जिसमें कि मिनिमम इंटरफेरेंस आए प्राइसिंग को डिसाइड करने में। दैट मीन्स इकोनॉमिक ऑटोनॉमी हो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में, और साथ में हमें क्विक अप्रूवल लेने के लिए स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है प्रोसेसेस को।
जिससे कि गवर्नमेंट से जो प्राइवेट सेक्टर को जो पैसा जाता है, पीपीपी मोड की बात करें या किसी भी तरीके से, उन पेमेंट्स को डिले ना हो और प्राइवेट सेक्टर अपने आप में एक एम्पावर्ड फील करे, तो वो ऑटोमेटिकली एनकरेज्ड होंगे, तो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भी इंश्योर हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा विजन इस तरीके का होना चाहिए जो सिग्नल दे, जिसमें फाइनेंशियल स्ट्रेटजी जो है वो कहीं ना कहीं शार्पर एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट की तरफ जाए, जिससे कि मार्केट बोरोइंग को भी अपन एनहेंस करवा पाए। कैसे? देखो, अगर अपने को इन्वेस्टमेंट लेना है, बोरोइंग्स और इन्वेस्टमेंट दो इस एक ऑप्शन अपन ने देखे हैं शुरू से, एक्सपेंडिचर, बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट, तीन चीजें, ठीक है। तो बोरोइंग की बात की जाए, चाहे वो टैक्स फ्री बॉन्ड्स की बात हो जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो लेना चाहते हैं, दूसरा एक्सटर्नल असिस्टेंस अपन लेना चाहे, चाहे मल्टीलेटरल या बायलेटरल एजेंसीज से, वो इजीली अवेलेबल हो सके सभी को, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में भी कोई अगर काम करना चाहे, या फिर अल्ट्रा लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो उनको भी एक फैसिलिटी अवेलेबल कराए। तो कहने का मतलब हमें डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करने की जरूरत है, बनाने की जरूरत है, और साथ में जो मोनेटाइजेशन है, जो एसेट्स अवेलेबल है उनको मोनेटाइज करने का प्रोग्राम बनाना चाहिए, क्योंकि अभी एनपीएस की प्रॉब्लम भी तो बैंकों के साथ में चल रही है ना, तो उनको मोनेटाइज करने की जरूरत है, उनको रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। तो अल्टीमेटली राइटर एक ही चीज़ बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अगर हमें 7 से 8% की इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करना है, जो कि सस्टेनेबल आने वाले डिकेड में बनाना चाहते हैं, अपन बनी रहे वो आने वाले टाइम में, तो हमें प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की ज़रूरत है। जो कमियां हैं उन पॉइंट्स को हमें, जो ट्रेडिशनल कमियां हैं ना उनको एड्रेस करो, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिसिट उसको कवर अप करो, दूसरा वीक फाइनेंशियल सेक्टर है उसको एम्पावर करो, लैंड एंड लेबर लॉज को हमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, जो कमियां हैं उनको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल जो हर्डल्स आती हैं, जैसे रेड टेपिज्म की बात आती है, नौकरशाही की बात आती है, कभी जुडिशरी में कोई भी केस जाके फंस जाता है, उन हर्डल्स को हमें हटाने की ज़रूरत है। अगर ये करने में हम फेल हो गए तो इंडिया का जो पोटेंशियल ग्रोथ है ना वो और भी कम हो जाएगा, और जो फेवरेबल डेमोग्राफीज की अपन बात कर रहे हैं ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड की, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा टाइम के साथ साथ में। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर खत्म होता है ये आर्टिकल। लास्ट आर्टिकल में कुछ क्वालिटीज ऑफ ए लीडर की बात करते हैं। बहुत सारी बातें थी, पर एक लीडर के पास में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जिसके बेसिस पे वो अपने जो टीममेट्स हैं उनको अपनी तरह सोचने पे या अपनी आइडिया के अकॉर्डिंग वो काम करवा सके। तो उसमें सबसे पहली चीज बता रहे हैं विजन। लीडर के पास में विजन होना चाहिए कि क्या प्लान है, क्या आगे काम करना है, वो चीजें तो बाद में है, पर सबसे पहले विजनरी होना चाहिए। दैट मीन्स विजन अगर होगा तो प्लानिंग की क्वालिटी है, या फिर एग्जीक्यूटिंग, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की बात करें, या एनकरेज करें टीम वर्क के लिए, या कम्युनिकेशन स्किल की बात करें, या इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें, इनको भी विजन कहीं ना कहीं सबसाइड कर देता है। तो कहने का मतलब एक लीडर में क्या क्या होनी चाहिए, देखो, एक तो विजन होना चाहिए, दूसरा प्लानिंग करने की एक हैबिट होनी चाहिए या फिर एक क्वालिटी होनी चाहिए, और जो प्लानिंग कर ले तो उसके लिए एग्जीक्यूट करने के लिए कमिटेड हो, और टीम वर्क की तरफ वो ज़्यादा एक तरीके से टिल्टेड हो, टीम वर्क के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, और उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी तो वो लोगों को अपनी बातों से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए, जिससे कि अगर परिस्थितियों के हिसाब से, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें अगर ऊपर नीचे एडजस्ट करने की पड़े तो वो कर सके। तो ये क्वालिटीज़ होती हैं एक तो लीडर की। दूसरा, अगर लीडर के पास विजन होता है तो वो कहीं ना कहीं डिफरेंट स्किल और डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं उनके ऊपर एक बोनस लेके चलता है। तो मतलब विजनरी जो लीडर होगा ना वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, चाहे वो प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, वो सारी चीज़ें वो सेकेंडरी हो जाती हैं। साइकोलॉजी का सेगमेंट है इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें एक लीडर में होनी चाहिए। दूसरी तरफ कई बार ये चीज़ हो जाती है कि किस तरीके से अपन डिफाइन करें कि वाकई में कोई लीडर है वो ऑथेंटिक है, तो उसके लिए बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं, तो वो भी क्वालिटीज़ में अपन कंसिडर करते हैं एथिक्स पेपर 4 के अंदर, या फिर अपन कहीं पे भी एथिक्स से रिलेटेड लिखें तो वहाँ पर इंटेग्रिटी और जेन्युइननेस, ऑथेंटिसिटी की अगर बात आए तो इसको अगर डिफाइन करें तो इंटेग्रिटी और जेन्युइननेस नाम से अपन सिनोनिमली वर्ड यूज करके इनको डिस्क्राइब कर देते हैं। या फिर ऑथेंटिसिटी नहीं बताना चाह रहे, उसके अगेंस्ट में बताना चाहें तो भाई ये तो मैनिपुलेटिव लीडर है, ये तो हिपोक्रेट है। दैट मीन्स बोलता कुछ हो रहा है, करता कुछ हो रहा है। यहाँ से आपको कुछ चीज़ें आइडिया लगे होंगे, क्योंकि साइकोलॉजी से रिलेटेड आप पढ़ना चाहो तो आर्टिकल पढ़ लेना, जो चीज़ें मुझे ठीक लगी मैंने पिक कर ली। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।